हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन आर्म्स एक्ट के अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंडियन आर्म्स एक्ट के इंट्रोडक्शन को देखा था और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने कई सारे डेफिनेशंस को भी देखा था, जैसे एम्यूनिशन हो गया, फायर आर्म्स और आर्म्स के डेफिनेशंस को देखा था। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि भारत में क्या प्रोविजंस हैं, किस प्रकार के प्रावधान हैं यदि हम भारत में अपने पास आर्म्स को रखने का कोशिश करते हैं तो हमें किन प्रावधानों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और यदि लेक्चर अच्छा रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, भारत में लाइसेंस लेना आर्म्स का कोई आसान बात नहीं है जितना कि यूनाइटेड स्टेट में। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है कि अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से कि कोई भी व्यक्ति आर्म्स रख सकता है अपने पास। तो अमेरिका में तो संविधान के अनुसार ही मान्यता प्रदान कर दिया गया है, लेकिन भारत का जो आर्म्स एक्ट है ये दुनिया के सबसे कठिन कानूनों में से, कठोर कानूनों में से एक है। दोस्तों, अपने पास आर्म्स के लाइसेंस को लेने से लेकर के और फायर आर्म्स को खरीदने तक में टोटल मिनिमम एक समय का तो समय लग ही जाता है, क्योंकि कई प्रकार के प्रक्रिया से गुजरना होता है और कई प्रकार के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें संतुष्ट करना होता है कि हम आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए पूरा कर रहे हैं। तो कई सारे अथॉरिटीज़ को संतुष्ट करना होता है और इस सब में बहुत सारे वक्त लगते हैं। दोस्तों, आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन 3 है ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड लाइसेंस रखता है अपने पास, केवल वही व्यक्ति जो है अपने पास फायर आर्म्स और एम्यूनिशन को रखने का इंटाइटल्ड है। केवल वही व्यक्ति जिनके पास वैलिड लाइसेंस हैं आर्म्स एक्ट के तहत, केवल वही व्यक्ति हकदार हैं अपने पास फायर आर्म्स और आर्म्स को रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया गया है आर्म्स एक्ट 1959 में कि कोई व्यक्ति केवल 3 आर्म्स अपने पास रख सकता है एक बार में। और ये भी बताया गया है कि 1959 में आर्म्स एक्ट के पारित होने के बाद जो जिसके पास भी, जिन व्यक्तियों के पास यदि 3 से ज़्यादा हथियार हैं थे तो उन्हें 90 दिनों के भीतर उस जो एक्स्ट्रा हथियार थे उन्हें 90 दिनों के भीतर पुलिस स्टेशन में जमा करा देना होता है, 90 दिनों के भीतर। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में ये जो मैक्सिमम 3 फायर आर्म्स है इसे संशोधन करके मैक्सिमम 2 फायर आर्म्स कर दिया गया है, अर्थात आज के डेट में कोई व्यक्ति केवल 2 फायर आर्म्स ही अपने पास रख सकता है। दोस्तों, जब भी हम लोग अप्लीकेशन भरेंगे फॉर लाइसेंस के लिए, आर्म्स के लाइसेंस के लिए, तो जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं और जो उचित शुल्क है उसके साथ कहाँ जमा करा देंगे, अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करा देंगे उस फॉर्म को। दोस्तों, जो मिनिमम एज होता है वो 21 ईयर्स होता है, अर्थात 21 साल से नीचे के व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता है आर्म्स का। और एक्सेप्शन में जूनियर टारगेट शूटर आता है, जो कि खेल के प्रयोजन हेतु दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जूनियर टारगेट शूटर की तैयारी कर रहा है तो ये एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि उसे 16 ईयर में ही लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है फायर आर्म्स के लेने के लिए, और इसमें जितने भी क्राइटेरिया पूछे गए हैं, जैसे नेम, फादर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर के साथ हम लोगों को यहाँ पर भी जितने क्राइटेरिया दिए गए हैं इसे फुलफिल करके, और इसके साथ कुछ निर्धारित डॉक्यूमेंट्स जैसे में आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ एज एंड एजुकेशन, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो हम लोगों ने भरा है उसको, और इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ फिजिकल और मेंटल सर्टिफिकेट, ये सारा जमा करना होता है दोस्तों। तो इस फॉर्म के साथ क्या क्या जमा करना होता है, ये 5 इधर और 1 इधर, ये सारा चीज़ जमा करना होता है फॉर्म के साथ। दोस्तों, इसके अलावा जो भी फायर आर्म्स दिए जाते हैं, फायर आर्म्स के लाइसेंस जो प्रदान किए जाते हैं वो ऐसे व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं जो लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। जो लॉ अबाइडिंग पर्सन कहने का मतलब ये हुआ जो कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं उनको, और जो भारत के नागरिक हैं उनको। तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है फायर आर्म्स के लाइसेंस को लेने के लिए। और दोस्तों, भारत में मुख्यतः 3 कारणों से ही लाइसेंस प्रदान किया जाता है गन के, मतलब फायर आर्म्स के जो लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं वो साधारणतः, मुख्यतः अगर बात करें तो केवल 3 कारणों से ही दिया जाता है। वो होता है, पहला स्पोर्ट्स के पर्पस से, दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन के पर्पस से अर्थात फसल सुरक्षा हेतु, और तीसरा आत्मरक्षा हेतु।
इसके अलावा भी दोस्तों कुछ कारण होते हैं जिस कारण जो है सो फायर आर्म्स दिया जाता है। जैसे यदि हम टारगेट शूटर का तैयारी करवाने वाले हैं या हम लाइसेंस डीलर हैं, तो वो आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में दोस्तों। वर्तमान में मुख्य रूप से ये 3 क्राइटेरिया ही होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें आर्म्स के लाइसेंस को प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारे पास हमें सेल्फ डिफेंस के लिए फायर आर्म्स के लाइसेंस चाहिए, तो दोस्तों उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके ऊपर जान का खतरा उससे है। चाहे वो जान का खतरा किसी व्यक्ति से हो या वाइल्ड एनिमल से हो, लेकिन उसे प्रूफ करना होगा कि उसके ऊपर जान का खतरा है। दोस्तों जब हम लोग आर्म्स के लाइसेंस के लिए जो फॉर्म है वो फुलफिल कर देंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, वर्तमान में दोस्तों ये ऑनलाइन भी होने लगा है, तो उसके बाद जो है सो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगी कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास भेज देगी, और जो पुलिस होगा वो हमारा जन्म कुंडली खंगालेगी। और इस जन्म कुंडली को खंगालने में पुलिस कितने समय में का वक्त लेगी, कितना समय लेगी, तो 2 मंथ। इस 2 मंथ के बीच में दोस्तों पुलिस क्या करेगी कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, ठीक है, मतलब परिवार के लोग हैं, उनसे पूछताछ करेगी, और हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ करेगी, और ये पता करेगी कि हम किस प्रकार की प्रकृति का मानव हैं, किस प्रकार के प्रकृति का व्यक्ति हैं। क्या हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, या हमारा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, या हम रात में कब आते हैं, कब क्या काम करते हैं, ये सारा चीज़ खंगालेगी, बहुत ही बारीकी से खंगालेगी। और ये भी तय देखेगी कि क्या हमारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा किया जाता है हमारे द्वारा हमारे घर पर। ये सारा चीज़ को पुलिस जो है सो एक रिकॉर्ड बनाएगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे पुलिस अपने क्रिमिनल ब्रांच, जिसे हम लोग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भेज देगी, और वहाँ पर ये रिकॉर्ड चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो जो अप्लीकेंट्स है उसका क्या करेगी कि इंटरव्यू लेगी, और इंटरव्यू लेने के बाद वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि हमें लाइसेंस ग्रांट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर दोस्तों फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, अगर दोस्तों लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, तो उसके कारण को लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमें बताएगी, और यदि ग्रांट किया जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है, तो क्या होगा कि हमें एक आर्म्स हैंडलिंग कोर्स करना होगा। ये करना मैंडेटरी होता है, तो आर्म्स हैंडलिंग कोर्स हमें करवाया जाएगा, जो कि मैंडेटरी है इसमें पार्टिसिपेटिंग करना। दोस्तों ये अगर आर्म्स लाइसेंस हमें मिलता है तो कुछ इस प्रकार का आर्म्स लाइसेंस हमें मिलेगा। बहुत ही लंबा समय गुजर जाता है दोस्तों इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो लाइसेंस मिलता है वो मैक्सिमम 3 साल के लिए ही मिलता है, और इस 3 साल के बाद इसको रिन्यूअल करवाना होता है इस आर्म्स के लाइसेंस को, और इसका भी कुछ शुल्क के साथ और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। दोस्तों किसी भी समय मतलब व्यक्ति के लाइसेंस और हथियार जब्त करने का जो अंतिम अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार को यह लग जाता है कि किसी क्षेत्र में सामाजिक हिंसा भड़कने की संभावना है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, एक ऑर्डर निकालेगी और कह देगी कि इस क्षेत्र में जितने भी लोगों के पास हथियार के लाइसेंस हैं और हथियार है वो जमा करा दे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास, और आपको जमा करवाना होगा एक निर्धारित समय के भीतर। तो दोस्तों इसलिए हम लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास जो है सो ये लाइसेंस और हथियार जब्त करने का अंतिम अधिकार होता है। इसके अलावा दोस्तों जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है इसके पास पावर है कि हमें लाइसेंस देने से मना कर सकती है वो, अगर हम लोग फॉल करते हैं सेक्शन 14 के आर्म्स एक्ट के सेक्शन 14 के फॉल करते हैं। जैसे अगर हमें आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें प्रतिबंधित किया गया है कि इसे लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर किसी अन्य प्रावधान के अकॉर्डिंग हमें प्रोहिबिट किया गया है, तो हमें लाइसेंस देने से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मना कर सकती है। या फिर अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, या फिर माइनॉरिटी एज का है, यानी 21 साल से नीचे का व्यक्ति है, या फिर अनसाउंड माइंड है, तो उसे लाइसेंस देने से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मना कर सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने प्रोविजंस देखे कि किस प्रकार से हमें लाइसेंस मिल सकता है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे देखेंगे कि लाइसेंस
फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आर्म्स, मतलब आर्म्स के बनाने के लिए और उसे बेचने के लिए किस प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत होती है और क्या प्रावधान है। तो बने रहिए दोस्तों मिथिला लॉ स्टडी के साथ, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।